संजीव हंस को रिमांड पर ईडी की टीम लेगी। रिमांड पर लेने के लिए पटना विशेष न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा। संजीव हंस को 5 से 7 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा जा सकता है। सोमवार को संजीव हंस की ईडी को रिमांड मिल सकती है। दिल्ली से गिरफ्तार गुलाब यादव समेत तीनों अभियुक्तों को रिमांड पर ईडी की टीम लेगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक गुलाब यादव, शादाब खान और प्रवीण चौधरी को 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली से लाए गए तीनों आरोपियों को बेऊर जेल में रखा गया। तीनों को दिल्ली में ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। पटना पहुंचने पर पूर्व विधायक गुलाब यादव ने खुद को बेकसूर बताते हुए राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। उसके लिए हमको चिंता का बात नहीं है, पब्लिक है, सब टेंशन की बात नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक गुलाब यादव, शादाब खान और प्रवीण चौधरी को लेकर ईडी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जबकि इस मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस को ईडी की टीम ने पटना के उनके आवास से गिरफ्तार किया था। बिहार के चर्चित आईएएस अफसर संजीव हंस को ईडी की टीम ने पटना बेऊर जेल भेज दिया है। दरअसल आईएएस संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसके बाद ईडी की टीम ने पटना से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कई ठिकानों पर संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में संजीव हंस की पत्नी के अतिरिक्त उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी कई सबूत मिले थे। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने रेड की 90 लाख से अधिक कैश, 13 किलो चांदी की सिल्ली जब्त की थी। इनके ठिकानों पर कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स सबूत मिले थे। तो देखिए, आईएएस अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद से अब ईडी की टीम जो है आगे की प्रक्रिया में लगातार जुटी हुई। कोर्ट में आवेदन भी डाला गया है। बता दें कि एक साथ पटना से दिल्ली कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और इसके साथ साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव की भी गिरफ्तारी इस मामले में की गई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और कई गंभीर आरोप इन दोनों के ऊपर लगे हैं। कल बता दें कि बेऊर जेल में मिलने के लिए उनकी पत्नी मोना हंस भी पहुंची थी। संजीव हंस और गुलाब यादव की गिरफ्तारी पर मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हुई है और मामला लंबे समय से चल रहा था। दोनों भ्रष्टाचार में शामिल थे। तो बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होता है। 20 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कभी उन्होंने किसी भ्रष्टाचारी को प्रश्रय नहीं दिया। सरकार पे इस तरह का कोई इल्जाम कभी नहीं लगता। जो भी अफसर हैं वह उन्होंने घोटाला किया है और यह तो है जो है उस पर कार्रवाई हो रही है। संजीव हंस को जेल भेज दिया गया है। देखिए, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हुई जा करके है और मामला लंबे समय चल रहा था। ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त थे जा करके और ऐसा जांच में पाया गया कि सही वास्तव में प्रमाण पाए गए और प्रमाण के आधार पर उनको जेल भेजा गया है। पटना से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय टीम आज पटना आएगी। बाढ़ से नुकसान का जायजा ये टीम लेगी। 21 और 22 अक्टूबर को प्रभावित इलाकों का दौरा यह टीम करेगी। 22 अक्टूबर की शाम पटना में बैठक भी होगी। केंद्रीय टीम में 7 सदस्य शामिल होंगे। गृह विभाग के संयुक्त सचिव टीम का नेतृत्व करेंगे। तो 21 और 22 अक्टूबर को टीम का दौरा होने वाला है। 22 अक्टूबर की शाम पटना में बैठक होगी कि हालात किस तरीके से हैं, सहायता कैसे पहुंचानी है। इस टीम में 7 सदस्य होंगे। बीजेपी ने बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तरारी से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और रामगढ़ सीट से पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को कैंडिडेट घोषित किया गया। एनडीए ने 4 विधानसभा सीट में से 3 पर अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। गया जिले की इमामगंज सीट जितन राम मांझी की हम पार्टी के हिस्से में आई है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है और उनके नाम पर मुहर भी लग गई है। तो आपको बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 3 पर लगभग
कैंडिडेट जो है वो तय कर लिए गए हैं एनडीए की तरफ से। एक सीट जेडीयू के खाते में है। हालांकि अभी तक जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने 2 सीट पर अपने कैंडिडेट उतार दिए, उनकी घोषणा भी कर दी। और हम पार्टी के खाते में जो सीट गई है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी राजनीति में एंट्री ले सकती है, उम्मीदवार बन सकती है। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की राजनीति में एंट्री होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दीपा मांझी उपचुनाव में गया के इमामगंज सीट से एनडीए की उम्मीदवार होंगी। हम की उम्मीदवार दीपा मांझी के नाम पर सहमति बन गई है। जीतन राम मांझी के परिवार के एक और सदस्य की चुनावी राजनीति में एंट्री होने जा रही है। नाम है दीपा मांझी। दीपा मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दीपा मांझी उपचुनाव में गया के इमामगंज सीट से एनडीए की उम्मीदवार होंगी। हम के उम्मीदवार के तौर पर दीपा मांझी के नाम पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी विधायक थे, जिनके गया से सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उन चारों सीटों में एनडीए के अंदर इमामगंज सीट एक बार फिर एचएएम यानी हम के खाते में गई है। वैसे तो दीपा मांझी पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं, पति संतोष कुमार सुमन के चुनावी कैंपेन में हिस्सा भी लेती रही हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में उनका ये पहला अनुभव होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, डेंगू ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पटना में 97 नए डेंगू के मरीज मिले हैं और पूरे राज्य में अब डेंगू मरीजों की संख्या 189 हो गई है। और इस साल 1 जनवरी से अब तक 5449 मरीज डेंगू के मिले हैं और एक बार फिर से डेंगू ने रफ्तार पकड़ ली है। बताया जा रहा है सबसे ज्यादा मरीज राजधानी पटना से ही मिल रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी इस बार चुनाव में 68 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 66 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। 2 सीटें बरहेट और टुंडी पर अभी उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 12 महिलाओं को टिकट दिया है। कई पूर्व सांसदों को भी मैदान में उतारा है और दिग्गजों के रिश्तेदारों को भी टिकट दिया है। तो देखिए, बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। धनबाद से बाबूलाल मरांची उम्मीदवार होंगे। राजमहल से अनंत ओझा, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू, महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम। तो ये वो सीटें। इसके बाद से धनबाद से राजमहल और शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, नाला से माधव चंद्र महतो, जामताड़ा से सीता सोरेन, दुमका से सुनील सोरेन और जामा से सुरेश मुर्मू बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो ये पहली लिस्ट जारी हुई। चरमुंडी से देवेंद्र कुंवर, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, सारण से रणधीर कुमार सिंह, देवघर से नारायण दास, बोड़ैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह उम्मीदवार होंगे। तो चरमुंडी से देवेंद्र कुंवर, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह और गोड्डा से अमित कुमार मंडल, महगामा से अशोक कुमार भगत, कोडरमा से नीरा यादव, बरकाकट्टा से अमित कुमार यादव, बरही से मनोज यादव उम्मीदवार होंगे। तो ये सीट उम्मीदवार बड़कागांव से रोशनलाल चौधरी, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, सिमरिया से उज्जवल दास, बगोदर से नागेंद्र महतो और जमुआ से मंजू देवी उम्मीदवार होंगी। गांडे से मुनिया देवी, गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी, बेरमो से रविंद्र पांडे, बोकारो से बिरंची नारायण चंदन, कियारी से अमर बावरी प्रत्याशी बीजेपी के बनाए गए हैं। इसके साथ सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, धनबाद से राज सिन्हा, झरिया से रागिनी सिंह और बागमारा से शत्रुघ्न महतो को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आगे की लिस्ट की बात करें तो बहरागोड़ा से दिनेशानंद गोस्वामी, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, कोटका से मीरा मुंडा, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू, सरायकेला से चंपाई सोरेन उम्मीदवार होंगे। और इसके साथ देखिए, चाईबासा से गीता बलमुचू, मझगांव से बड़कुंवर गगराई, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, चक्रधरपुर से शशिभूषण समद, करसावा से सोनाराम बोदरा को टिकट बीजेपी ने दिया है।
तो हम एक एक करके आपको सीट बता रहे हैं और नाम बता रहे हैं किन्हें उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, कोचे मुंडा जो है वो तोरपा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, खिजरी से रामकुमार पाहन को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। और रांची सीट से अगर हम बात करें, सीपी सिंह एक बार फिर से यहाँ उम्मीदवार बनाए गए हैं। हटिया से नवीन जायसवाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें सीट वाइज कौन कौन उम्मीदवार हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस बीजेपी की लिस्ट में आप देखें तो कई सारे जो उम्मीदवार पहले से थे उन्हें एक बार फिर से उतारा गया, उन पर भरोसा जताया गया। और साथ ही साथ अगर हम कांके सीट की बात करें तो जीतू चरग राम यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा उम्मीदवार हैं। कोलेबेरा से सुजान जोजो, मनिका से हरिकृष्ण सिंह, लातेहार से प्रकाश राम तो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। यानी बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। और लिस्ट में बड़े चेहरे की बात करें तो धनवार से बाबूलाल मरांडी को टिकट मिला है। सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट दिया गया है। पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट मिला है, जिस पर सस्पेंस बरकरार था। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास है और पहले भी कहा जा रहा है कि रघुवर दास समर्थित उम्मीदवार होंगे। पोटका से मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है। तो पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा है। जामताड़ा से सीता सोरेन को टिकट मिला है। लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो बोरियों से इन्हें टिकट दिया गया है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार बनाए गए हैं। चंपाई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन और जब चंपाई सोरेन शामिल हुए थे बीजेपी में तब से ये चर्चा थी कि बाबूलाल सोरेन अपनी राजनीति करेंगे इस विधानसभा चुनाव के जरिए और ये कुछ बड़े नाम। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही समर्थकों में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग बधाइयां दे रहे हैं और आतिशबाजी भी कर रहे हैं। टिकट मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवारों ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ध्यान रखती है और वैसे कार्यकर्ताओं का जो वफादारी के साथ काम में लगता है, पार्टी के हित के लिए रखता है, उसका विशेष ख्याल रखती है। तो मुझे विश्वास था। अब हम महिला कार्यकर्ताओं की बारी है। पहले से तो यहाँ पुरुषों ने अपना जोर दिखा चुके हैं, पर अब महिला कार्यकर्ताओं की बारी है। उन्हें मैदान में आना है और मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमारे भाजपा को भी चाहिए। राजनीति में रहने के पहले भी, जब हम राजनीति में नहीं थे, तभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते थे। विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन हम कभी भी अपने आप को विधायक या मंत्री के रूप में हम कभी नहीं रहे लोगों के बीच में। हमेशा हम कोडरमा के लिए उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बहू के रूप में रहे। पूरी टीम को मैं अपने ओर से बधाई, धन्यवाद देते हैं कि हमको जो है दुमका से बनाने का काम किया। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान तो कर दिया है, पर आरजेडी जैसा सहयोगी दल इससे सहमत नहीं है। इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर दिन भर गहमा गहमी बनी रही। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जैसे दिग्गजों का रांची में जमावड़ा लगा रहा। दोपहर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और इंडी अलायंस के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनने का ऐलान कर दिया। चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। इंडी अलायंस में जो सहमति बनी है उसके तहत 70 सीट पर जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जबकि आरजेडी और सीपीआई-एमएल को 11 सीट मिलेगी। इसके तहत जेएमएम को 43 से 45 सीट मिलने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस 25 से 27, आरजेडी को 7 और सीपीआई-एमएल को 4 सीट देने की बात हो रही है। पर आरजेडी 9 सीट से कम पर मानने को तैयार नजर नहीं आ रही। हम किसी खास वजह से आपके समक्ष आए हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी लीडरशिप
हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आग्रह पे हम सब यहाँ हैं। आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे। देखिए, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता माननीय राहुल गांधी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तीनों मौजूद हैं और इसमें कोई रिपोर्ट नहीं है। गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इंडी अलायंस में भले ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है, पर सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर सहयोगी दलों की नाराजगी दूर होने का नाम नहीं ले रही। ये नाराजगी जल्द दूर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इंडी अलायंस में व्याप्त असंतोष और बढ़ सकता है। और अब बात करते हैं गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक स्थित मनसिद्धिनाथ शिव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब ओवैसी मुस्लिम को एक करने की बात करते हैं, तेजस्वी यात्रा निकालते हैं तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन जब हम हिंदू स्वाभिमान को लेकर यात्रा करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। सीमांचल में दंगा करने नहीं, रोकने आए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और साथ ही एक बार फिर से अपने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि जब ओवैसी मुसलमानों को एकजुट करने की यात्रा निकालते हैं, तेजस्वी यादव यात्रा निकालते हैं तो किसी की यात्रा पर कोई सियासत नहीं होता है, कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन मेरी यात्रा पर सबको पेट में दर्द हो रहा है। ओवैसी कहें कि मुसलमान एक हो तो किसी के पेट में दर्द नहीं। जब तेजस्वी यात्रा करें मुस्लिम को संगठित करने तो किसी के पेट में दर्द नहीं। जब हम हिंदू यात्रा कहें, हिंदू स्वाभिमान, तो पेट में दर्द क्यों? हमें इन बेटियों की भी चिंता है, इन बच्चों को की भी चिंता। मैं दोनों की चिंता करने आया हूँ। मैं दंगा करने नहीं, दंगा करने वालों को रोकने के लिए। गिरिराज की यात्रा पर सियासत जारी है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर गिरिराज सिंह ने नफरत पैदा की तो कोसी और सीमांचल में उनकी यात्रा को गुजरने नहीं देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह को मेरी लाश पर यात्रा करनी होगी। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा गिरिराज माहौल खराब कर रहे हैं, तो बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा हर किसी को यात्रा का मौलिक अधिकार है। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो एक कदम, एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ के वो दिखा दे हमको। मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। लड़ाई होगा पप्पू यादव। लाश पर बैठेंगे, सोएंगे। जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है, प्रत्येक पार्टी का अपना अधिकार है और माननीय केंद्रीय मंत्री अगर कहीं भी जा रहे हैं तो इससे सबों को खुशी होनी चाहिए। क्षेत्र में संवाद करना, लोगों के पास अपनी बात रखना, यह तो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो वो केंद्रीय मंत्री का मौलिक अधिकार कैसे नहीं है? अगर आपने संविधान का शपथ लेकर के ये तय कर लिया है कि संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे और लोगों में भय पैदा करेंगे, लोगों में करुणा पैदा करेंगे, लोगों में पक्षपात करेंगे, तो आपको केंद्रीय मंत्री रहने का कोई हक नहीं। और अब बात सीएम नीतीश कुमार के बयान की करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने 2 बार आरजेडी के साथ जाकर गलती की, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सीएम ने आरजेडी के नेताओं पर भी निशाना साधा और उसके बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तो भाई गलती करवे किए थे, 2 बार हम इधर उधर चले गए थे, अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल की देरी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कह दिया है कि वो अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे।
कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने गलती की। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान बिहार के विकास में मिल रही केंद्र सरकार की मदद के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, तो दूसरी ओर आरजेडी पर निशाना साधा। हम सब तो खूब गड़बड़ करता है, अनाप शनाप करता है, अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के बयान पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिहार के विकास से मतलब है और जो विकास की यात्रा में उनके साथ है वो उनके साथ रहेंगे। बीजेपी ने जहां सीएम नीतीश के बयान का समर्थन करते हुए उन्हें विकास करने वाला नेता बताया, तो दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने तंज कसा है। कब आप उनकी तारीफ करेंगे और कब आप उनकी थाली खींचेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। गठबंधन में उनके सहयोगी भाजपा को भी उन पर भरोसा नहीं रहा है, तभी तो बार बार नीतीश कुमार जी को कहना पड़ता है कि नहीं हो गड़बड़ी नहीं किए थे, अब नहीं करेंगे, अब यही रहेंगे। सीएम नीतीश के बयान पर विपक्ष की ओर से कसे जा रहे तंज पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पलटवार कर दिया। राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार का नैसर्गिक गठबंधन बीजेपी के साथ है, जबकि आरजेडी के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा। दोनों अनुभव स्वयं नीतीश कुमार जी के लिए बहुत अच्छे नहीं थे और राज्य के हित में भी उन्हें नहीं सराहा जा सकता है। बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार नहीं चाहते कि अब गठबंधन के अंदर और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे, क्योंकि 2020 में इसी कंफ्यूजन का नुकसान एनडीए को और सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू को उठाना पड़ा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, चलते वापस आते हैं।